गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा आप लोग मेरे नोट्स में देख रहे हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, आज की जो थंबनेल है मेरा वो यही है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो मैंने बच्चे कैसे सीखते हैं उसके लिए एक ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाया है नोट्स वाइज, और हम चाहते हैं कि वो आप सभी भी देखें और बताएं मेरा नोट्स हैंड राइटिंग और कैसी है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव शिशु जब पैदा होता है तो वह ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, लेकिन यह प्रक्रिया पैदा होते ही बदल जाती है तथा बालक अपने वातावरण में कुछ मौजूद वस्तुओं, ध्वनियों, दृश्यों और व्यक्तियों को सीखना शुरू कर देते हैं। अगर देखा जाए तो एक ही बच्चे द्वारा सीखने के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विधियों का प्रयोग होता है, और बच्चे कैसे सीखते हैं इनसे प्रमुख विधियों पर चर्चा भी किया जाता है। देखिए, नंबर 1, ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखना। बच्चे ज्ञानेंद्रियों द्वारा भी सीखते हैं। इसमें एनसीईआरटी के अनुसार क्या लिखा है, मतलब एनसीईआरटी ने इससे क्या बताया है, वो भी हम आप तक शेयर करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी के अनुसार मानव शिशु लंबे समय तक एक दूसरे पर निर्भर होता है क्योंकि उसके पास शाब्दिक भाषा नहीं होती है। इस दौरान वह अपने आसपास की वस्तुओं को दृश्य संवेदना, आवाज में श्रवण संवेदना तथा श्वेंद्रियां आदि द्वारा सीखता है। इसीलिए पियाजे ने लगभग 2 वर्ष की आयु तक बच्चों को क्रियात्मक अवस्था मानी है। वही है क्रियात्मक अवस्था, जिन पियाजे ने यही कहा था। अब देखिए, दूसरा टॉपिक हमारा यह है कि खेलों द्वारा बच्चे खेलों द्वारा कैसे सीखते हैं। एनसीएफ ने खेलों को शिक्षा का एक अभिन्न अंग माना है क्योंकि खेलों द्वारा बच्चे बिना किसी किताबी ज्ञान और समूह मानना, सहकारिता, निर्णय लेना जैसे गुण सीखते हैं। और तीसरा पॉइंट हमारा था गतिविधियों द्वारा सीखना। बच्चे गतिविधियों के मतलब एक्टिविटीज़ करके उनका जो एक स्किल डेवलपमेंट होता है उससे वो सीखते हैं। जैसे सॉल्व करते हैं, जैसे पजल होता है ना, तो पजल होता है उसको धीरे धीरे मतलब घुमा घुमा के जो करते हैं तो वो एक तरीके से वो पजल सॉल्व कर लेते हैं। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा, गतिविधियों द्वारा सीखना। और समूह में सीखना। देखिए, समूह में क्या होता है कि एनसीएफ ने कहा था, एनसीएफ 2005 में ये कहा गया था कि अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है जिसके दौरान बच्चे आसपास समूह बनाकर सीखते हैं। इसीलिए एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में प्रसरा हुआ सन्नाटा अधिगम नहीं है। मतलब कि जब एनसीएफ है, उन्होंने कहा है कि बच्चे समूह में ज़्यादा रहकर सीखते हैं। अगर क्लास में बच्चे को शांत रखा दिया जाए और सन्नाटा छा दिया जाए तो बच्चे उससे नहीं सीखेंगे। बच्चे अपने आप बोलेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, एक दूसरे से क्वेश्चन करेंगे, तभी तो बच्चे समझेंगे। तो मतलब कि ग्रुप ऑफ लर्न, ये भी एक पॉइंट है, बच्चों को सीखने में हेल्प करती है। और सहचार द्वारा सीखना, यह विधि पावलोव से प्रेरित है जिसमें बच्चों को कुछ नया सीखने के लिए पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है। जैसे वर्णमाला के अक्षर आ के से चिन्ह से जोड़ना। मतलब कि पावलोव ने ये कहा था कि बच्चे अपने पुराने ज्ञान से लेकर सीखते हैं तभी वो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि प्रश्नों द्वारा सीखना। बच्चे अपने आसपास के वातावरण को जान लेने की जिज्ञासा रखते हैं। जब स्वयं से वे किसी वस्तु या समस्या को समझ नहीं पाते हैं तो वे अपने बड़ों से प्रश्न उत्तर करके ही समझते हैं। मतलब कि बच्चों को जो नया लगता है, पुराना लगता है, वो मतलब एक तरीके से अपने बड़ों से क्वेश्चन करके ही सीखते हैं कि मतलब कैसे क्या हुआ, कैसे हुआ। जब वो क्वेश्चन करेंगे तभी तो वो आगे बढ़ेंगे, तभी तो वो सीखेंगे। और 7वां नंबर ये है सूझ द्वारा समझना। यह विधि वास्तव में कोहलर द्वारा दी गई थी जिसमें बच्चा किसी समस्या के सभी पक्षों पर विचार करते हुए अचानक ही समस्या द्वारा सीखता है। 8वां पॉइंट ये है कि त्रुटि द्वारा सीखना, मतलब प्रयास। वह विधि वास्तव में व्यवहारवादी विचारक और थार्नडाइक से प्रेरित है जिनका मानना है कि गलतियां भी अधिगम का हिस्सा है। अतः वर्णमाला, गिनती, पहाड़ा आदि बच्चे इसी विधि द्वारा सीखते हैं। जैसे बच्चों का क्या है कि पहले टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं, गलत पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर वो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं सही पढ़ना। और बच्चों के सीखने का सही क्रम क्या है, क्रियात्मक अवस्था क्या है। क्रिया जो होती है, क्रियात्मक अवस्था 0 to 1 है, और प्रतिबिंबात्मक अवस्था जो होती है वस्तु द्वारा सीखते हैं वो 1 to 7 ईयर होता है। सांकेतिक अवस्था जो होती है संकेतों द्वारा, सैंपल द्वारा होता है, वो 7 से आगे होता है। अब एक बालक का समस्या समाधान करता
समस्या। देखिए, समस्या की परिभाषा क्या होती है, पहले ये जान लेते हैं। समस्या किसी कार्य के दौरान होने वाले अवरोध व उत्पन्न होने वाली बाधा की समस्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और समस्या की विशेषताएं क्या होती हैं? समस्या वास्तविक काल्पनिक दोनों होती हैं। समस्या की विशेषताएं, वो समस्या क्या होती है, वो वास्तविक होती है और काल्पनिक दोनों होती है। किसी भी समस्या को तभी हल किया जा सकता है जब वो जब पूरी समस्या मालूम हो। समस्या में अनिवार्य रूप से उसको हल करने के संकेत दिया जाना चाहिए। और समस्या समाधान की विधियां, और एक बच्चा एक एक करके समस्या समाधान की कुछ विधियों द्वारा ही विचार करेंगे। अगर बच्चा उन गतिविधियों का प्रयोग करता है तो बच्चा समस्या समाधान है। साधन साध्य विधि क्या होता है? इस विधि के अनुसार अगर हमें समस्या से जुड़ा औजार या साधन मिल जाए तो बच्चा समस्या का समाधान कर लेगा। जैसे एक बच्चे को छत पर चढ़ने के लिए बाह्य लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए, लेकिन स्वयं से नहीं जा सकता, अतः सीढ़ियों पर बनी जो रेलिंग होती है उसको साधन बना के वो छत पर चढ़ सकता है। मतलब एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने आप तो नहीं चढ़ सकता है, बट जो सीढ़ियों के पास रेलिंग बनी होती है ना, तो वो उसको करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो चढ़ लेता है। कारण एवं प्रभाव विधि, अगर किसी समस्या का हमें कारण पता चल जाए तो उसे आसानी से हल कर सकते हैं। वह फर्श पर आयात फैला, मतलब कि ऑयल फैला होने के कारण गिर गया तो वह ऑयल वॉश करके इस समस्या का छुटकारा पा सकता है। जैसे कि एक फर्श है ना, उस पर ऑयल गिर गया तो वो बच्चा क्या होता है कि वो ऑयल साफ कर देगा तो उसकी समस्या का समाधान वो खुद ही पा जाएगा। उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ ऑयल गिरा हुआ है और मेरा पैर यहाँ पे स्लिप हो गया, इसलिए मैं गिरा। तो वो उसको साफ करके फिर उसी प्लेस पे, उसी स्थान से वो जाना स्टार्ट कर देगा। और ये देखिए, एक ही कलन विधि। कलन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें सही उत्तर की गारंटी होती है, क्योंकि इस विधि की समस्या के हल तक पहुंचने के लिए कुछ निश्चित चरण होते हैं। अगर हमें चरणों की निश्चित क्रम का पालन करते हैं तो हल पक्का मिलेगा। एक बच्चे द्वारा किताब में लिखे एक पहेली के टुकड़े क्रम में सेट करके पूरा खिलौना तैयार करना होता है। और स्पष्टीकरण विधि क्या होता है? टुकड़ों में तोड़ना। जब किसी बड़ी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हल कर दिया जाए तो उसे खंड विधि कहते हैं। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से मतलब कि एक तरीके से मोनोपान सेट दो खंडों में बांट कर याद करता है। माता पिता अपने बच्चे से कुछ भी होता है कि वो एक माता पिता अपने बच्चे को जैसे पोयम ही सुनाते हैं तो पहले उसको 2-2 घंटों में 2 लाइन में लर्न करते हैं, फिर उसको अच्छे से रिपीट कराते हैं, तब जाके उसको लर्न होता है। हाँ, सो गाइज, बच्चे कैसे सीखते हैं इसके लिए मैंने अभी तक यहीं तक ही जाना है, यही नोट्स मेरा है। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।